हेलो डॉक्टर्स। आज हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर का वेटेज के ऊपर। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसको टोटल 18 मार्क्स का वेटेज दिया है, ठीक है। जिसमें से एक 3 एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक एसएक्यू और एक एलएक्यू, ऐसे टोटल हो गए 18 मार्क्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, मानो अगर इन्हें एसएक्यू देना हो तो ये बोलेगा कि पंचपंचक को एक्सप्लेन करो, या तो फिर उनके प्रकार को एक्सप्लेन करो। अगर एलएक्यू के फॉर्म में इसको क्वेश्चन देना है तो ये बोलेगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकार और उसका चिकित्सा में महत्व लिखिए, या तो फिर प्रकार और पंचपंचक इन दोनों को मिला के बोलेगा, या तो फिर इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष, ऐसा एक एसएक्यू दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में हम कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें वो रहेगा निरुक्ति एवं उसका लक्षण, प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष के भेद और इंद्रिय विज्ञान एवं पंचपंचक और त्रयोदोषकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष की निरुक्ति और उसके लक्षण की बात। तो प्रत्यक्ष जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और एक अक्ष, ऐसे मिलके प्रत्यक्ष बना हुआ है, ठीक है। जहाँ प्रति का अर्थ होता है टूवर्ड्स मतलब सामने, और अक्ष मतलब आप सबको पता ही होगा आँख, ठीक है। तो अगर मानो हमें किसी वस्तु का ज्ञान करना हो तो वो किस तरीके से होगा। तो वस्तु का ज्ञान होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो इंद्रिय है उस इंद्रिय के कांटेक्ट में किसी सब्जेक्ट को आना पड़ेगा, तभी हमें उस चीज का ज्ञान होगा, ठीक है। जब आत्मा मन के साथ जुड़ती है, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, और इंद्रिय जब अर्थ या फिर उनके विषयों के साथ जुड़ता है, तब हमें क्या होता है, ज्ञान की उत्पत्ति, ठीक है। इसके जो लक्षण देखेंगे वो देखेंगे हम, आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, इनके साक्षात सन्निकर्ष से जो तुरंत ज्ञान उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद। प्रत्यक्ष प्रमाण के जो भेद है वो दो होते हैं, एक निर्विकल्पक और एक सविकल्पक, ठीक है। सविकल्पक फिर दो चीजों में बटा हुआ है, क्या क्या, एक लौकिक ज्ञान और एक अलौकिक ज्ञान। और फिर लौकिक ज्ञान जो है उसके दो भेद होते हैं, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। और जो अलौकिक होगा उसके 3 भाग किए गए, एक सामान्य लक्षण, एक ज्ञान लक्षण और योगज। और योगज के फिर से हमें 2 पार्ट बताए गए, एक युक्त और युंजनान। अब इन चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लौकिक के जो 2 प्रकार बताए गए, बाह्य और आभ्यंतर, इस बाह्य के फिर से प्रकार बताए गए, जैसे श्रावण, त्वचा, चक्षुष, रासन और घ्राणज। ये ऑन द बेसिस ऑफ इंद्रिय के ऊपर है, ठीक है। अब इंद्रिय और विषय, जब इन दोनों का सन्निकर्ष होता है, मतलब जब ये दोनों संयोग में आते हैं, तब हमें क्या होती है, ज्ञान की उपलब्धि होती है। और इन्हीं के बेसिस पे इनके फिर से प्रकार बताए गए, वो कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, और एक जो बताया है वो विशेषण विशेष्य भाव, ठीक है। तो वो कौन से हैं, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवित समवाय, समवाय, संवित समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। अब इसे याद कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा संयोग और संयुक्त समवाय, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त और समवाय के बीच में आपको डालना है समवेत, तो बन गया संयुक्त समवेत समवाय। अब इसी को अपने को स्प्लिट करके चलना है, जैसे स्प्लिट कहाँ से करेंगे हम, पीछे से। तो सबसे पहले समवाय, ठीक है, उसके बाद में समवेत समवाय, ठीक है, और ये आपको याद करना है विशेषण विशेष्य भाव, ठीक है। अब जो देखेंगे हम ज्ञान की अवस्था। ज्ञान की अवस्था 2 प्रकार से बताया, एक निर्विकल्पक, एक सविकल्पक। निर्विकल्पक क्या होता है कि केवल वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होना, मतलब कोई वस्तु है जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना उसका नाम पता है, ना उसका रूप पता है, ना उसकी जाति पता है, इसे हम किस प्रकार का ज्ञान बोलेंगे, निर्विकल्पक ज्ञान, ठीक है। सिमिलरली सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या कहा गया, तो सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है, अगर वस्तु के नाम या फिर उसका रूप, उसका गुण या तो फिर उसकी जाति, इन सबका स्पष्ट ज्ञान हो रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, सविकल्पक ज्ञान। आप चित्र में देख सकते हो, जैसे यहाँ हाथी ब्लर है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया अस्तित्व है ना, इसलिए हम इस ज्ञान को क्या बोलेंगे, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। और इसमें हमें हाथी दिखाई दे रहा है, मतलब इसका रूप, गुण, नाम, इस सब चीजों के बारे में हम पता कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सविकल्पक प्रत्यक्ष, ठीक है।
उसके बाद में इसका जो स्वरूप है वो यह प्रारंभिक, अस्पष्ट और विकल्प रहित ज्ञान है। उदाहरण जैसे दूर से किसी वस्तु को देखकर केवल यह समझना कि कुछ है, पर यह नहीं जानना कि वह क्या है। ठीक है। उसी तरीके से सविकल्प प्रत्यक्ष में इसका जो स्वरूप रहेगा वो कैसे रहेगा, यह पूर्ण और विकल्प सहित ज्ञान है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण, पास जाने पर स्पष्ट जानना कि यह एक लकड़ी का हाथी है या यह देवदत्त है। जैसे क्लिनिकल एग्जाम्पल देखा जाए तो हम जब माइक्रोस्कोप में फंगल इन्फेक्शन देखते हैं तो हमें कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देते हैं। ठीक है। उसी तरह से हम उसी पे अगर फोकस करके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो एक फंगल हैफी है, जिससे जिससे हम ये गेस करते हैं कि वो एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि लौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है। तो जो जैसे हमने बताया था कि लौकिक प्रत्यक्ष के दो प्रकार होते हैं, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। ठीक है। उसी के बेसिस पे उसके प्रकार जो बताए, एक श्रावण प्रत्यक्ष, त्वचा प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष और रासन प्रत्यक्ष और घानज प्रत्यक्ष। तो ये जो है ये तो एक प्रकार के नहीं, ये तो सेंस ऑर्गन ही है ना। तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। उसी तरीके से आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष के जो प्रकार है वो है मन, मतलब मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे अलौकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद होते हैं, है ना। अलौकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद कौन कौन से होते हैं, एक सामान्य लक्षण, एक ज्ञान लक्षण और योगज। अब सामान्य लक्षण क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है वो देखो, एक विशेष वस्तु को देखकर उसकी संपूर्ण जाति का ज्ञान होना। सही बात है कि मानो आपने एक गाय देख लिया, तो आप जब एक गाय देख लिया तो इससे आप ये गेस कर पाते हो कि अब एक गाय को देखकर सभी गायों का ज्ञान हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप जब एक गाय देखोगे तो इससे आप सभी गायों को गेस कर सकते हो कि हाँ एक समान होते हैं ये लोग। उसी तरीके से आता है दूसरा ज्ञान लक्षण। इसका जो अर्थ होता है वो एक इंद्र के विषय का दूसरी इंद्र से ज्ञान होना। अच्छा, जैसे आपने आंखों से क्या देखे, बर्फ देखे, आइस देखे। ठीक है। अब आप जब इसे छुओगे तब आपको पता चलेगा कि ये ठंडा है या गर्म है। ठीक है। लेकिन आपने जब अपने आंखों से देखा तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, ठंडा है। तो इस तरीके से एक इंद्र का ज्ञान दूसरे इंद्रियों के द्वारा होना, इसे ही हम क्या कहेंगे, ज्ञान लक्षण। तीसरा देखेंगे योगज। योगज क्या होता है, योग अभ्यास से अति इंद्रिय, मतलब भूत भविष्य और अति सूक्ष्म इन वस्तुओं का जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, योगज कहते हैं। फिर योगज के फिर से दो प्रकार पड़ते हैं, एक युक्त और एक युजनान। तो युक्त क्या होता है कि जो सिद्ध योगी होते हैं जिन्हें बिना किसी ध्यान लगाए हर समय ज्ञान रहता है उसे हम क्या कहते हैं, युक्त कहते हैं। उसी तरह युजनान क्या होता है कि किसी योगी को अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभ्यास करना पड़े या तो फिर एकाग्र ध्यान करना पड़े, तब जाके उसको किसी चीज का ज्ञान होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, युजनान। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण। मतलब अगर आपको किसी चीज का ज्ञान लेना हो और उस ज्ञान लेने के लिए कोई चीज बीच में आ रही है, मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है, हिंड्रेंस पैदा कर रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, उसे देखेंगे। तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण के हमने 8 हिंड्रेंस देखे। वो कौन से हैं? पहला, अति विप्रकर्षात, मतलब बहुत दूर होना, मतलब कोई चीज है जो बहुत दूर है। उदाहरण देखिए, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता पक्षी। अगर आसमान में कोई बहुत ऊंचा पक्षी उड़ रहा है तो आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। इसलिए क्या हो गया, अति विप्रकर्षात। दूसरा है अति सन्निकर्षात, मतलब कोई चीज है जो आपके आंखों के बिल्कुल पास है जिसकी वजह से वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये हो गया। तीसरा है आवरणात, आप किसी चीज को देखना चाह रहे हो लेकिन उस चीज के बीच में और आपके आंख के बीच में क्या आ रहा है, कोई पर्दा आ रहा है जिसकी वजह से आप वो देख नहीं पा रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, आवरणात। चौथा, करण दौर्बल्य, मतलब आप कोई चीज को सुनना चाहते हो लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, करण दौर्बल्य। जैसे इंद्रिय में दोष होना, मानो आप बहरे ही हो लेकिन आप सुनना चाहते हो, लेकिन आप क्या बहरे हो जिसकी वजह से आप चीजें सुन नहीं पाते हो, ये किस में आएगा, करण दौर्बल्य। उसके बाद में आएगा मनोजन अवस्थानात, मतलब कि मन का कहीं और होना, मतलब आप किसी चीज का ज्ञान लेना तो चाहते हो लेकिन आपका मन ही स्थिर नहीं है जिसकी वजह से आप उस चीज का ज्ञान नहीं ले पाते। ठीक है। उसके बाद में छठवा आएगा समान अभिहारात, मतलब समान वस्तुओं में मिल जाना, मतलब बहुत सी चीज है जो एक एक मेक में मिल गए जिसकी वजह से आप चीजों को पहचान नहीं पा रहे हो, उसका ज्ञान नहीं ले पा रहे हो। सातवां है अभिभवात,
मतलब अधिक शक्तिशाली से दब जाना, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में तारे छुप जाते हैं। जैसे ऑब्वियस सी बात है कि दिन में जब सूर्य की रोशनी ज्यादा होती है तो उनमें क्या तारे छिप जाते हैं, वही रात में तारे हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो गया, अभिभवात, मतलब सूर्य के अधिक शक्ति से कोई चीज छुप गई, मतलब तारे छिप गए। जैसे आठवां आएगा अति सूक्ष्मयात, मतलब आकार में बहुत छोटा होना। उदाहरण धूल के सूक्ष्म कण जो हमें दिखाई नहीं देते, मतलब जैसे, या तो फिर बैक्टीरिया है जो हमें खुले आंखों से दिखाई नहीं दे रही, ये किस में आएगा, एक्सट्रीम माइन्यूटनेस, मतलब अति सूक्ष्मयात। उसके बाद में हम देखेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार एवं नैदानिक उपयोगिता। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके ऊपर एलएक्यू बनने के चांस हो सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार एवं नैदानिक उपयोगिता। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ज्ञान का विस्तार। जो विषय अनुपलब्ध है, मतलब अदृश्य है, उन्हें यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलो कोई चीज बहुत छोटी है जिसे आप खुले आंखों से नहीं देख पा रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप। मतलब किसी सूक्ष्म जीव का ज्ञान लेने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, या तो फिर मान के चलो किसी चीज के बीच में आपके आंख और किसी चीज के बीच में कोई पर्दा आ रहा है या फिर आवरण आ रहा है और आप उन चीजों को नहीं देख पा रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज, जैसे मान के चलो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑर्गन है। अब उस ऑर्गन को आप खुले आंखों से नहीं देख पाओगे, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी ने क्या इन्वेंट किया, एक्सरे, सीटी स्कैन और यूएसजी, जिसकी वजह से अब आप बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसे देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद में तोबरलिया, मतलब हियरिंग एड्स। मानो आप बहरे हो जिसकी वजह से आप आवाज नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन आपको आवाज सुनना है, मतलब उस आवाज का ज्ञान होने चाहते हो आप, तो आप क्या यूज करोगे, हियरिंग एड्स, जिसकी वजह से आपको जो बहरे थे अब आप वो आवाज सुन पाओगे। उसके बाद में आएगा आयुर्वेद चिकित्सा में प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन देखेंगे इसका किस तरीके से होगा। तो रोगी के परीक्षा में प्रत्यक्ष का सर्वोपरि महत्व। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास कोई रोगी आएगा तो उसकी परीक्षा आप किस तरीके से करोगे, प्रत्यक्ष रीति से करोगे। और प्रत्यक्ष रीति से किस तरीके से करोगे आप, उसके लिए आपको 3 चीजें करना होगा। पहला दर्शन, दूसरा स्पर्शन और तीसरा घ्राण। दर्शन मतलब क्या होगा कि रोगी का वर्ण या फिर उसकी आकृति या फिर नेत्र, उसका मल मूत्र और उसका रंग देख के उसके रोग को पहचान सकते हो। मानो आपको क्या हुआ है, कामला हुआ है, तो कामला में आप इजीली पहचान पाओगे कि रोगी का जो वर्ण होगा वो येलो कलर का होगा, उसकी आकृति थोड़ी हीन होगी, नेत्र जो होगा वो भी पीले कलर होगा, मलमूत्र भी पीला कलर का होगा, उसका जो रंग मतलब ओवरऑल जो है वो रोगी पीले कलर का दिखाई देगा। दूसरा स्पर्शन, स्पर्शन से आप क्या कर सकते हो कि नाड़ी को स्पर्श कर सकते हो, मतलब आप नाड़ी स्पर्शन करके उस रोगी का बल जान सकते हो या फिर कौन सा रोग है ये जान सकते हो। तीसरा घ्राण, घ्राण से आप क्या कर सकते हो कि व्रण या फिर शरीर से आने वाली विशिष्ट गंध की जांच। अगर मान के चलो किसी को आम्ल उद्गार आ रहा है, तो इस आम्ल उद्गार से हम ये गेस कर पाएंगे कि उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है ना। उसके बाद में हम देखते हैं इंद्रिय विज्ञान, लक्षण एवं उसके 11 भेद। ठीक है, हम देखते हैं लक्षण। जो शरीर में रहकर आत्मा और कर्म में साधन बने उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, और ये इस इंद्रिय की उत्पत्ति किससे होती है, अहंकार से होती है। ठीक है, तो अगर मानो आपको किसी चीज का ज्ञान लेना हो तो वो ज्ञान लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ज्ञानेंद्रिय होना चाहिए। और एक ज्ञानेंद्रिय कितना होता है, 5 होते हैं। कौन से, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन और घ्राण। ठीक है, इनका कार्य क्या है कि ये बाह्य विषयों का ज्ञान ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आएगा कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कितना होता है, 5 होते हैं। कौन से, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ और बस। तो इसे किस तरीके से याद करोगे कर्मेंद्रिय को कि वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। ठीक है, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। तो इनका क्या काम है कि ये शरीर के कर्म करना। मतलब अगर आपको बाह्य विषयों का ज्ञान चाहिए तो वो ज्ञानेंद्रिय के से हो, ज्ञानेंद्रिय से होगा। अगर कोई कर्म आपको करना हो तो किससे होगा, कर्मेंद्रिय से होगा। और
जो उभयात्मक इंद्रिय होगा, जिसे हम मन कहेंगे, ये मन का क्या कार्य रहेगा कि यह ज्ञान और कर्म दोनों में सहायता करता है। मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके द्वारा किए गए कर्मों को सहायता कौन करेगा? उभयात्मक इंद्रिय मतलब मन करेगा। अब हम बात करेंगे इंद्रिय पंचपंचक सिद्धांत। इसके ऊपर एक एसएक्यू पूछ सकता है या फिर एलएक्यू के फॉर्म में मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंद्रिय पंचपंचक जो है ये चरक संहिता के अनुसार 5 इंद्रियों के 5 विभिन्न पहलुओं का समूह पंचपंचक कहलाता है। ठीक है, मतलब मेनली देखेंगे तो पंचपंचक जो है इसका जो वर्णन आया वो चरक संहिता में आया। तो पंचपंचक क्या होता है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो 5 चीजें याद करना है आपको कि पंच इंद्रिय, एक पंचद्रव्य, पंच अधिष्ठान, पंच इंद्रियार्थ और पंच इंद्रिय बुद्धि। जो इजी है, जैसे कि पंच इंद्रिय में क्या आएंगे, आपने 5 इंद्रिय आएंगे, कौन से? श्रोत्र, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण। पंच द्रव्य मतलब महाभूत में क्या आएंगे, इसी से रिलेटेड देखेंगे कि श्रोत्र जो रहेगा उससे रिलेटेड कौन सा महाभूत आएगा, आकाश आएगा। स्पर्शन से क्या आएगा, वायु आएगा। चक्षु से क्या आएगा, अग्नि आएगा। रसन से क्या आएगा, जल आएगा। और घ्राण से क्या आएगा, पृथ्वी आएगा। उसके बाद ये जो पंच इंद्रिय है इनका अधिष्ठान क्या है, तो श्रोत्र कहाँ है, कान में है। स्पर्शन त्वचा, चक्षु, अक्षि। रसन कहाँ है, तो जीवा से होता है। घ्राण मतलब किसी चीज का घ्राण लेना हो तो किससे करोगे आप, नासा से करोगे। उसके बाद में इन पंच इंद्रियों के सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, क्या शब्द है, मतलब एक तरीके से इनके विषय देखेंगे तो श्रोत्र, स्पर्शन, चक्षु, रसन, घ्राण, इनके जो विषय रहेंगे क्या रहेंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, उसके बाद में पंच इंद्रिय बुद्धि। तो आपने जो पंच इंद्रिय देखे थे वही हो गए पंच इंद्रिय बुद्धि। खाली आपको लास्ट में क्या लगाना है, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, इस तरीके से लगाते जाना है। तो आप हो गया श्रोत्र बुद्धि, स्पर्श बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रसन बुद्धि और घ्राण बुद्धि। इसके बाद में हम देखेंगे इंद्रियों के विशिष्ट सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इंद्रियों का पांच भौतिकत्व। तो सभी इंद्रियां 5 महाभूतों से बनी है, परंतु प्रत्येक में किसी एक महाभूत की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल देखिए तो घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल भी आएंगे। ठीक है, दूसरा आएगा इंद्रियों का तुल्य योनित्व। मतलब इंद्रिय जिस महाभूत से बनी है वह उसी महाभूत के विषय को ग्रहण करती है ना। जैसे कि नाक से आप खाली सेंट ले सकते हो ना, मतलब ऑर्डर का पता कैसे चलेगा आपको, नाक से पता चलेगा। अब नाक से आप जल नहीं पी सकते हो, है ना। उसी तरीके से तीसरा आएगा इंद्रिय प्राप्यकारित्व। इसमें क्या कहा गया है कि बिना विषय के पास जाए इंद्रिय ज्ञान नहीं कर सकती। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि जब तक आपके इंद्रियों के पास कोई विषय नहीं आएगा तब तक आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या होता है। सन्निकर्ष का मीनिंग क्या होता है, तो इंद्रिय और उसके विषय, इनके बीच में ज्ञान उत्पन्न करने वाला संबंध को हम सन्निकर्ष कहते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष क्या होता है कि इंद्रिय का साक्षात द्रव्य से जुड़ना। मतलब इंद्रिय और द्रव्य इनका साक्षात जुड़ना है, इसे हम क्या कहेंगे, संयोग सन्निकर्ष। उदाहरण क्या, चक्षु से घड़े को देखना। ठीक है, दूसरा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, इंद्रिय का उस द्रव्य के गुण से जुड़ना। ठीक है, जैसे उदाहरण घड़े के रूप या फिर उसमें जो लाल रंग है, जो भी कलर है, उसको देखना। ये किसमें आएगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में। संयुक्त संवेद समवाय में क्या आएगा, संयुक्त संवेद समवाय में आएगा कि द्रव्य के गुण में स्थित जाति इनका ज्ञान होना। इसे हम क्या बोलेंगे कि संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, जैसे आग, घड़ा, और एक घड़ा कौन से कलर का है, लाल रंग का है, और उस मतलब उसके रूपत्व, इन सब चीजों का हमें क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। उसके बाद में हम बोलेंगे उसके बाद में आएगा चौथा समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष में क्या आएगा कि कर्ण और शब्द, इनके बीच में जो स्वाभाविक नित्य संबंध है, ये किसमें आएगा, समवाय सन्निकर्ष। कि आपने कुछ बोला, आपके कर्ण के द्वारा आपको सुनाई दिया, ये समवाय सन्निकर्ष हुआ। उसके बाद में आएगा संवेद समवाय सन्निकर्ष। इसमें आएगा सुने गए शब्द में शब्दत्व, मतलब आपने जो शब्द सुना हो उसमें भी कुछ जाति रहेगी। ठीक है, जिसका आपको ज्ञान होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, संवेद समवाय सन्निकर्ष। उसके बाद में विशेषण विशेष से भाव सन्निकर्ष। इसमें क्या आएगा कि अभाव का ज्ञान होना। मतलब जैसे कि जमीन पर घड़े का न होना, या खाली जमीन, यहाँ पे जो खाली जमीन रहेगी वो क्या है, विशेष्य है, और जो अभाव है वो क्या है, विशेषण है। ये किसमें आएगा, विशेषण विशेष से भाव सन्निकर्ष में। ठीक है,
जैसे कि आपने आंखों से क्या खाली जमीन देखे, यहाँ पे घड़ा नहीं है, ठीक है। तो जिसमें से जो खाली जमीन है वो क्या हो गया, विशेष्य, और जो अभाव है, जिसका अभाव है, उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे त्रयोदशकरण एवं अंतकरण की प्रधानता क्या होती है। अंतकरण में जो आएगा वो क्या आएगा, तीन चीजें आएगी, क्या, मन, बुद्धि और अहंकार। अब मन, बुद्धि और अहंकार ये जो चीजें है, इससे हमें भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों का ज्ञान होता है, ठीक है। लेकिन जो बाह्यकरण है हमारे, कौन से, पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय, ये जो दो है, इनसे हमें केवल वर्तमान काल का ज्ञान होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी चीज का ज्ञान होने के लिए सबसे पहले बाह्यकरण काम में आएंगे, मतलब पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय। अब यहाँ से जब हमें ज्ञान मिलेगा तो ये प्रोसेस होने के लिए कहा जाएगा अंतकरण में, मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, तब जाके हमारे आत्मा को क्या होगा, ज्ञान होगा, ठीक है। इस तरीके से प्रत्यक्ष का ज्ञान किया जाता है। अंतकरण की प्रधानता, बाह्य इंद्रिया केवल द्वार है जो सूचना अंदर लाती है, परंतु ज्ञान का अंतिम संकल्प, निश्चय और अभिमान अंतकरण मतलब मन, बुद्धि और अहंकार यही करती है। बाह्यकरण पूरी तरह अंतकरण के अधीन कार्य करते हैं, जो हमने अभी देखा वही चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है।